क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक दानव कोई अजनबी ना हो, बल्कि कोई ऐसा हो जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए आज वो साया जो मेरा था की कहानी के जरिए एक ऐसे ही जुनूनी और खतरनाक दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी की पूरी बुनियाद ही एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले ख्याल पर टिकी है जो डर की परिभाषा ही बदल देता है। जरा सोचिए, वो साया जो हर पल परेशान कर रहा है, वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक जाना पहचाना चेहरा है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत और सुकून भरे माहौल से, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस खामोशी के नीचे कुछ बहुत ही भयानक पक रहा होता है। कहानी की हीरोइन है माया, एक फ्रीलांस राइटर जो शहर के शोर शराबे से दूर लिखने के लिए एक शांत जगह की तलाश में इस पहाड़ी घर में आती है। उसके लिए ये एक नई शुरुआत है, एक सपनों का घर। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं है। पहली ही रात उसकी खिड़की पर एक अकेला गुलाब रखा मिलता है। पहली नजर में तो कुछ नहीं लगता है ना, वो इसे नजरअंदाज कर देती है, पर असल में ये एक दस्तक है, एक चेतावनी। कोई है जो उसे देख रहा है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। एक छोटा सा रहस्य अब धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक आतंक में बदलने वाला है। ये सब धीरे धीरे शुरू होता है। मतलब पहले तो छोटी मोटी अजीब बातें होती हैं, जैसे सुबह उठने पर उसके बाल एकदम परफेक्टली कंघी किए हुए मिलना। अजीब है, पर शायद वहम हो। लेकिन फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। उसके अपने ही लैपटॉप पर उसकी सोते हुए की तस्वीरें मिलती हैं, और बस उसी पल वो जान जाती हैं कि ये उसका वहम नहीं है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। पुलिस को बुलाया जाता है, वो घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन ना कोई टूटा हुआ ताला, ना जबरदस्ती घुसने का कोई निशान, कोई सबूत ही नहीं है। तो सोचिए माया पर क्या बीत रही होगी। उसे लगने लगता है कि कहीं वो सच में पागल तो नहीं हो रही। तो अब वक्त आ गया है उस मोड़ का, जहां ये अनदेखा साया, ये अनदेखी दहशत आखिरकार एक चेहरा ले लेती है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तूफानी रात है, घर में घनघोर अंधेरा क्योंकि बिजली जा चुकी है, और तभी माया को अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आती है। दिल की धड़कनें तेज, और वो हिम्मत करके पलटती है। और सामने कोई भूत या कोई दानव नहीं है, सामने है आर्यन, उसका पुराना दोस्त, वही दोस्त जो सालों पहले कहीं गायब हो गया था और जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। अब इस पूरी दहशत के पीछे की वजह नफरत नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो प्यार की शक्ल में एक भयानक जुनून बन चुका है। पता है कब से? 5 साल से। पूरे 5 साल से आर्यन उसे देख रहा था, उसकी जिंदगी में एक साए की तरह जी रहा था, और माया को कभी इसकी भनक तक नहीं लगी। और जब माया पूछती है क्यों, तो उसका जवाब सुनिए, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुमसे इतनी शिद्दत से प्यार करता हूँ कि तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सोचिए, ये उसका तर्क है। उसकी नजर में ये पागलपन नहीं, ये प्यार है। तो आर्यन माया के लिए एक सोने का पिंजरा तैयार करता है। मतलब उसे कोई फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। उसके लिए खाना बनता है, कपड़े आते हैं, उसकी हर जरूरत पूरी होती है। लेकिन एक कीमत पर, वो घर से बाहर नहीं जा सकती। उसकी आजादी पूरी तरह से छीन ली गई है। तो अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है और हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर माया का फैसला क्या होता है। धीरे धीरे माया भागने की कोशिश करना बंद कर देती है, वो लड़ना छोड़ देती है। शायद उसे ये एहसास हो जाता है कि यही स्याह, यही जुनूनी दुनिया अब उसका सब कुछ है, यही उसकी हकीकत है। साइकोलॉजी में ना इस हालत के लिए एक टर्म है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई बंधक अपने ही किडनैपर या बंदी बनाने वाले से एक तरह का लगाव महसूस करने लगता है। और बस कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। माया का ये सरेंडर, क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ जिंदा रहने की एक मजबूरी? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये फैसला कहानी हम पर छोड़ देती है।